हेलो एवरीवन, दिस इज सर्पेश शर्मा। वेलकम्स यू टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में थे, वो हमने करे थे क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के लिए, सीबीएसई भी आईसीएससी भी दोनों के लिए। पर सीबीएसई की डेट बिल्कुल सर पर है तो उसको हम नहीं करवा पाएंगे थोड़ा। तो आईसीएससी का पूरा स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेगा हमारी, जो भी हमारा प्रिपरेशन पैटर्न था उसके हिसाब से हमारा आईसीएससी बोर्ड की प्रिपरेशन चलेगी रेगुलर। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके हैं, क्योंकि हमको 60 क्वेश्चंस करने थे, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन करने थे हमको वेरी शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में। तो 30 हम कर चुके हैं। इधर आई बटन आ जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं हमारी लास्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखिए, ऑलमोस्ट 40 to 47 मिनट की है, उसमें 30 क्वेश्चन अच्छे से करवाए गए हैं, उनको आप समझिए, फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू करना। और जो वो देख चुके हैं तो मोस्ट वेलकम, ये वीडियो आप कंटिन्यू करिए। हम 30 क्वेश्चंस आज भी करेंगे और बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो 31st क्वेश्चन है, पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्ट्रक्चर विच ज्वाइंस द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो पहले समझते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ब्रेन है। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। ये आप देखिए पूरा सेरिब्रम है, ऊपर वाला पार्ट ही पूरा सेरिब्रम होता है, फिर सेरिबेलम होता है इधर नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिन्हें हम कहते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उस पार्ट को जो कनेक्ट करने का जो हमारा पार्ट है, जो हमारा उस पार्ट को कनेक्ट करता है, उस पार्ट का नाम पूछ रहा है, स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है आपस में। तो आइए फिगर में ही समझते हैं। वो उसका नाम तो है कॉर्पस कैलोसम, इसको फिगर में समझते हैं। देखिए ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ये सेरिब्रम वाला पार्ट है। कौन सा? सेरिब्रम। ये ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ये है, एक ये है, ये 2 हेमिस्फीयर है। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है ये हमारा कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये हमारा बीच का जो पार्ट है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है, हमारे 2 हेमिस्फीयर को, ब्रेन के सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा ये कॉर्पस कैलोसम। ये पूरा स्ट्रक्चर ये कॉर्पस कैलोसम होता है, इसको ध्यान कर लीजिए। ये देखिए इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये ब्रेन है, ब्रेन का ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये एक पार्ट है, बैक साइड जाएंगे ये दूसरा पार्ट है, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है ये कॉर्पस कैलोसम। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ डॉग टू शो कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होते हैं। अब कंडीशन रिफ्लेक्स की बात करूं तो जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और लर्निंग से आपको रिफ्लेक्स आते हैं वो कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाना सीखा आपने और आप एक रेगुलर किसी मोड़ पे जा रहे हैं, आपके मोहल्ले के बाहर जो मोड़ है उस मोड़ पे जा रहे हैं आप रेगुलर, ठीक है। तो एक दिन आपने सिक्का मोड़ते कैसे हैं, दूसरे दिन सिक्का मोड़ने से पहले हाथ देना है, ठीक है। आप 2-3 दिन वो मोड़ने से पहले हाथ दोगे अपने मन से, मतलब कि मन से हाथ दोगे कि अब मुझको हाथ देना है। पर जब ये चीज़ रेगुलर आपकी लर्निंग में आ जाएगी, एक्सपीरियंस में आ जाएगी, फिर आप मतलब आपका रिफ्लेक्स जाएगा कि भाई अब हाथ देना है, वो अपने आप ही हाथ चला जाएगा, उस मोड़ पे आपका हाथ अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। आपने बचपन से अपनी माँ के पेट से तो नहीं सीखा है ना, अपनी मम्मी के पेट से नहीं सीखा है कि आपको इस मोड़ पे हाथ देना है, ठीक है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने जब पिज़्ज़ा खाया फर्स्ट टाइम लाइफ में, आपने जब भी फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया होगा, तब से ही आपको पिज़्ज़ा को देख के या आपकी जो भी फेवरेट डिश है उसको देख के मुंह में पानी आया होगा। ऐसा तो नहीं आपने चीज़ सिर्फ देखी, उसका टेस्ट भी नहीं पता आपको तो पानी आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये क्या है? एक्सपीरियंस से, लर्निंग से और
मतलब लर्निंग से आता ही है ये चीज़ें, ये कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग से आता है। आपको कोई चीज़ सिखाई गई है उसके प्रति आप एक रिफ्लेक्स शो कर रहे हैं, तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। तो इसका क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग टू शो कंडीशन रिफ्लेक्स। तो आप सभी जानते हैं, रिवीजन बैच है ये, तो आप सभी जानते हैं कि उस साइंटिस्ट का नाम इवान पावलोव था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको देखते हैं कि वो इवान पावलोव थे, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट शो करा था, पर वो एक्सपेरिमेंट था क्या, आइए देखते हैं। तो जब उसको कंडीशन नहीं दी गई, ठीक है, जब कोई भी कंडीशन नहीं दी गई, एक डॉग को उन्होंने क्या करा, खाना लिया, एक डॉग लिया और एक घंटी ली, ये उनके एक तरीके से अपैरेटस थे मेजर एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, फिर जब उसको कोई भी कंडीशन नहीं दी तो उन्होंने क्या करा, खाना लेके गए डॉग के आगे। ठीक है, डॉग के पास गए, खाना लेके गए, डॉग के मुंह में पानी आ गया। ऑब्वियसली खाना देख के पानी आ गया डॉग के मुंह में कि भैया खाना आ गया मेरा। तो ये क्या है, ये कोई भी कंडीशन नहीं दी उसको। फिर उसने क्या करा, सिर्फ घंटी बजाई, घंटी लेके आए डॉग के आगे, अपने घंटी बजा दी। अब डॉग बावला हो गया, उन्हें घंटी को बजा रहे हैं मालिक साहब, इसका क्या संदेश है, तो कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस न्यूट्रल रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। घंटी बजाई, डॉग घंटी को देख के पूंछ हिला रहा, बस, और कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्या करा, फूड लेके आए और घंटी बजा दी, ये उसको कंडीशन दे दी। अब उसको ये कंडीशन दे दी, खाना लेके गए, साथ में बजा दी घंटी, अब ये आ गई उसको कंडीशन। ठीक है, चलो, अब कंडीशन देने के बाद उन्होंने क्या करा, घंटी बजा दी, सिर्फ घंटी बजा दी, खाना भी नहीं लेके आए। अब डॉग के दिमाग में क्या बैठ गया था पिछली कंडीशन देके कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा, पर अब उन्होंने खाली घंटी बजाई तो उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों, उसने सोचा कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो ये क्या हो गया, उसके दिमाग में एक एक्सपीरियंस गेन हो गया। क्या हो गया, एक्सपीरियंस गेन हो गया, एक लर्निंग आ गई कि घंटी बजने पे खाना आया था, तो आज भी क्या घंटी बज रही है तो खाना आएगा या नहीं। पर उसके मुंह में पानी आ गया घंटी बजते ही कि खाना तो आया ही होगा, क्योंकि पिछली बार आया था। तो पिछली बार आया था मतलब एक्सपीरियंस गेन करा, लर्निंग गेन करी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो इवान पावलोव थे, उनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम दी केमिकल मैसेंजर बाय विच द नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है तो किसके थ्रू करती है, एक साइनेप्स के थ्रू। क्योंकि साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन दी टू न्यूरॉन। जो हमारा बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन, जिससे हमारी नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। तो जो हमारा एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से एक साइनेप्स, एक जंक्शन के थ्रू अटैच होता है। उस जंक्शन पे एक केमिकल मैसेंजर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन इज द केमिकल मैसेंजर विच इज प्रेजेंट एट द साइनेप्स और जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। इतनी बात क्लियर हो गई। वो क्या करता है, नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में क्या कहते हैं, ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने सिंपल केमिकल मैसेंजर का नाम पूछा। केमिकल मैसेंजर का नाम हम आपको बता चुके हैं, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन इज द केमिकल मैसेंजर विच इज प्रेजेंट एट द साइनेप्स और जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन विच हेल्प्स द नर्व इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे जंक्शन पे ये एसिटिल कोलिन है जो नर्व इंपल्स को ट्रेवल करने में दूसरे न्यूरॉन में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, ये एसिटिल कोलिन हम समझ चुके हैं। गिव द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व पूछ रहा है। अब पहले तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती क्या है ये समझ लीजिए। तो क्रेनियल मतलब क्रेनियल से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्रेनियम। क्रेनियम मीन्स, क्रेनियम क्या होता है, ये ब्रेन की कवरिंग। क्रेनियम मीन्स ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, जो नसें ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, स्पाइनल से ही समझ जाएंगे स्पाइनल नर्व्स की बात क्या हो रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब उनका ये नंबर पूछ रहा है, तो नंबर की बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक है
कि भाई दिमाग के 12 बजते हैं, ऐसा कहते हैं। किसके बजते हैं मैं नहीं कहना चाहूँगा, जिसके भी बजते होंगे, बच्चे मजाक में बोलते रहते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो दिमाग के 12 बजते हैं, ठीक है, कि भाई 12 बज गए दिमाग के, ऐसे कहते हैं ना। तो वो 12 बजना क्या मतलब, ये ट्रिक क्या हुई, 12 बजते हैं तो इसका मतलब है 12 पेयर। 12 पेयर नर्व्स के होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो इसमें आपको किसी का 12 नहीं बजाना है, इसमें आपको 31 बजाना है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो इसमें 12 पेयर होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, 12 पेयर होते हैं। हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनके 12 पेयर होते हैं, मीन्स 24 नर्व्स होती हैं। स्पाइनल, ये पेयर की बात कर रहे हैं, 12 जो बज रहे हैं वो पेयर के हिसाब से बज रहे हैं, ठीक है। पेयर मीन्स डुअल, 12 पेयर मीन्स 24। स्पाइनल नर्व्स हमारे 31 पेयर होते हैं, इसका मतलब हो गया 6 और 2 62 नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आप समझ चुके हैं। क्रेनियल नर्व्स दिमाग के 12 बजते हैं, 12 मतलब 12 पेयर, तो 24 नर्व्स होती हैं हमारी क्रेनियम में और मतलब ब्रेन में। और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो 31 पेयर होते हैं, इट मीन्स दैट 62 नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, ठीक है। नेम द फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द सेल ऑफ द ब्रेन। अब जो हमारा ब्रेन है उसके जो सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्शन के लिए और नरिशमेंट के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। फिगर में समझते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हमारी ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस के भी 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर, ये 3 कवरिंग्स होती हैं डेप, ठीक है। अब उसके बाद उन कवरिंग्स के अंदर मींस मेनिंजिस के अंदर एक ब्रेन को एक फ्लूइड प्रिवेंट करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की सबसे आउटर लेयर मतलब मेनिंजिस, मेनिंजिस के अंदर ब्रेन के बिल्कुल चिपकी हुई एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड क्या काम करता है, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। उस फ्लूइड का नाम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उस फ्लूइड का नाम होगा बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ प्रेजेंट होता है ये देखिए आप, ये है cerebrospinal fluid. This is the fluid which prevents the brain from mechanical shocks, protection or nourishment, which provide nourishment, ठीक है। ये फ्लूइड होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो नेम द फ्लूइड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन नरिशमेंट टू द सेल ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर हो गया हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए, ठीक है। मजाक नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। कहीं आप बिस्तर में पड़े अपना देख रहे हैं, नहीं, टेबल कुर्सी पे बैठिए, जहाँ बैठना है बैठिए, पर कॉपी पेन लेके बैठिए, पानी की बोतल लेके बैठिए, बीच में उठना नहीं है। समझते चलिए, क्वेश्चंस ये एग्जाम में आएंगे, लिख के रख लीजिए। ये एग्जाम्स में जू के तू क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर लीक हो रहा है यहाँ पे, समझ लीजिए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, पेपर ऐसे लीक नहीं होता। चलो, नेम दी नर्व दैट ट्रांसफर इंपल्स फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। अब कान से ब्रेन पे जो इंपल्स लेके जा रहा है उस नर्व का नाम पूछ रहा है। तो हम क्या सुनते हैं, ऑडियो। ऑडियो से आया ऑडिटरी नर्व्स, सिंपल। भाई उस नर्व का नेम बताना है जो इंपल्स लेके जा रहा है, साउंड वेव्स की इंपल्स लेके जा रहा है कहाँ पे, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो हमारे कान है, कान से हम सुनते हैं ऑडियो, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑडिटरी नर्व। और जो भी स्मेल होती है, खुशबू होती है, क्या कहते हैं हम उसको, ऑडर। एक खुशबू को ऑडर कहा जाता है, ठीक है। ऑडर को हमारी नोज स्मेल करती है, तो वो ऑडर हमारा किस फॉर्म में चला गया, ऑल्फैक्टरी नर्व। नाक से हमारे ब्रेन पे जो इंपल्स गई है खुशबू की, वो ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू गई। इतनी बात क्लियर हो गई। और आंख से ब्रेन की तरफ जो इमेज की जो इंपल्स गई वो गई ऑप्टिक नर्व के थ्रू। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसने पूछा नर्व इंपल्स दैट ट्रांसफर इंपल्स नर्व, नेम द नर्व दैट ट्रांसफर इंपल्स फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। कान से ब्रेन की तरफ जो इंपल्स लेके जा रही है उस नर्व का नाम बताइए। तो हमने बता दिया ऑडिटरी नर्व। यहाँ पे आप देख लीजिए साउंड वेव्स आ रही हैं, ईयर ड्रम को टच करा उसने,
ये रॉसिकल्स के थ्रू कॉकलिया में हमारा इनहेंसमेंट हुआ साउंड वेव्स का, उसके बाद एक इंपल्स जनरेट हुई जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ये रही ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में चली गई। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलो, ऑडिटरी नर्व डन। Now, name the part of the central nervous system in which the gray matter is located on the outer side. अब बेटा दो चीज समझते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता क्या है, ठीक है। तो जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे एक न्यूरॉन का अरेंजमेंट होता है वो डिफाइन करता है कि ग्रे मैटर है या व्हाइट मैटर है। अब वो कैसे डिफाइन करता है आइए समझते हैं। तो बात करते हैं ग्रे मैटर की। किसकी बात करते हैं? ग्रे मैटर की। सबसे पहले ग्रे, इसका आंसर हम बाद में समझेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर कहां पे प्रेजेंट होता है उसको छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रे मैटर क्या है। तो आप सभी जानते हैं एक एक्सॉन होता है, मैं ऐसी बना दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल समझ लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है? एक्सॉन्स, ये पूरे एक्सॉन्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है? सेल बॉडी, ठीक है। अब समझते हैं, एक मिनट, सॉरी, these are dendrites, ठीक है। ये है पूरा एक्सॉन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पूरा न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स है, ठीक है। अब ग्रे मैटर क्या होता है? जब ग्रे मैटर वो मैटर होता है, ग्रे मैटर में कोई भी माइलिनेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ग्रे मैटर में कोई भी माइलिन शेथ नहीं होती है सेल बॉडीज और एक्सॉन पे। ये एक्सॉन है, यहाँ पे एक माइलिन शेथ होती है, ठीक है। पर ग्रे मैटर में माइलिन शेथ नहीं होती है। और व्हाइट मैटर क्या होता है? यहीं पे अगर बात करें व्हाइट मैटर, तो व्हाइट मैटर में ये एक्सॉन जो फाइबर्स होते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं, तो इसलिए वो व्हाइट कलर शो करते हैं, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब आपको फिगर में समझाते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात चल रही है। तो ग्रे मैटर का मतलब है सेल बॉडीज और एक्सॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है हमारे ब्रेन में। ब्रेन में हमारा जो ब्रेन है उसमें जो है ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है। ग्रे मैटर बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ। तो इसका क्या मतलब है? जो सेल बॉडीज है और एक्सॉन्स हैं वो हमारे बाहर की तरफ है, ठीक है, न्यूरॉन की। और जो हमारे एक्सॉन्स हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं एक्सॉन के, वो हमारे अंदर की तरफ हैं। किसमें? ब्रेन में। तो इसलिए हमारा मतलब अनमाइलिनेटेड बाहर की तरफ है और माइलिनेटेड अंदर की तरफ है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बाहर प्रेजेंट होता है और ग्रे मैटर अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्यों होता है कि भाई व्हाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं एक्सॉन्स के, तो वो हमारे बाहर की तरफ होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा डेंड्राइट्स होती हैं, एक उसको इमेजिन करिए आप, जो हमारा एक वो है पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन को इमेजिन करिए, पूरा इमेजिन कर लिया। तो जो हमारा सेल बॉडीज है, डेंड्राइट्स हैं, वो बाहर की तरफ है ब्रेन में। ऐसा बनाया था ना अभी पूरा एक गोला, डेंड्राइट्स और फिर एक्सॉन, ठीक है। ये पूरा आप इमेजिन करिए कि ये पूरा ऐसे हमारे ब्रेन में है और ये जो हमारे एक्सॉन्स हैं ये अंदर की तरफ ऐसे हैं, डेंड्राइट्स बाहर को हैं, एक्सॉन हमारे अंदर की तरफ है। ये आपको समझ में आ गया?
तो जो अंदर की तरफ है वो माइलिनेटेड है, इसलिए व्हाइट मैटर अंदर है, ग्रे मैटर बाहर है। ठीक है, सेल बॉडीज हमारी ग्रे कलर की होती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइलिनेटेड शेथ। ठीक है, और यहीं पे आ जाइए स्पाइनल कॉर्ड में। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सॉन्स, जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, अभी हमारे बाहर की तरफ थे। अब वो एक्सॉन्स आप ऐसे पलट दीजिए और इसमें रख दीजिए। ये लो, ये आपके एक्सॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स हैं, इमेजिन कर लीजिए ये एक्सॉन्स है, और ये आपके सेल बॉडी है और ये अंदर की तरफ है। ठीक है, इसमें ये बात हो रही है इसकी, एक मिनट, ये खोला। तो ये जो हमारे एक्सॉन्स हैं ये इसमें अंदर की तरफ चले गए और ये हमारा एक्सॉन बाहर की तरफ रह गया। जो हमारी सेल बॉडी है वो अंदर की तरफ चली गई, एक्सॉन बाहर की तरफ। अब एक्सॉन बाहर की तरफ है, एक्सॉन क्या है, माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड होने के कारण व्हाइट कलर दे रहा है, वो व्हाइट कलर है तो हमारा व्हाइट मैटर बाहर आ गया इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन में हमारा व्हाइट मैटर अंदर चला गया। क्योंकि ये देखिए ये ऐसे है, समझो ये डेंड्राइट्स है, समझो फॉर एन एग्जांपल समझ लीजिए, ये डेंड्राइट्स है और ये हमारा एक्सॉन है, और ये और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर है सेल बॉडी और ये हमारे एक्सॉन्स। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे। चलो, नेम द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन व्हिच ग्रे मैटर इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड। ग्रे मैटर ब्रेन में हमारा बाहर की तरफ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। और नेम द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन व्हिच ग्रे मैटर इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड। ग्रे मैटर अंदर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सॉन, जो हमारा सेल बॉडी है न्यूरॉन की, वो अंदर की तरफ होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज, ये पिछले क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम इसलिए दिया जिससे आपको समझ में हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपको याद रहना चाहिए कि ग्रे मैटर क्यों होता है, व्हाइट मैटर क्यों होता है, और ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है क्यों होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है बाहर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन बच्चों वाला सवाल है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज साइनेप्स। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एक डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये साइनेप्स है। ये साइनेप्स आपको खोल के दिखा रखा है। अब जंक्शन भी किस तरीके का, कि जहां पर एक्सॉन की जो हमारे ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होंगे, इसी को हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन बना के लिख लेना कि भाई जंक्शन बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अनदर न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहीं पे आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों आपने ले लिए। अब ध्यान से समझिए, व्हाइट मैटर, वहां पे मुझको एक फिगर रखना चाहिए था पर कोई बात नहीं, एंड ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ठीक है, ये दो मैटर की बात चल रहे हैं। व्हाइट मैटर क्या है भाई, ब्रेन में ये चीज अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है और ये चीज बाहर की तरफ। ये चीज चूंकि बाहर की तरफ है तो ये हमारे ग्रे कलर शो करती है क्योंकि इसमें माइलिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमारा माइलिनेशन है, यहाँ पे हमारा माइलिनेशन है, और ये अंदर की तरफ होती है तो ये व्हाइट कलर शो करती है। और यहीं पे अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज हमारी अंदर की तरफ होती है, ग्रे कलर शो करती है, और ये चीज हमारी बाहर की तरफ व्हाइट कलर शो करती है। वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं है। द फ्लूइड विच फिल्स द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वही फ्लूइड जो ब्रेन में था वही फ्लूइड यहाँ पे है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो, द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, एंड नाउ व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या है, तो मायोपिया एक आई डिसऑर्डर है जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर
और शॉर्ट साइटेडनेस। नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। अब ये क्या है? तो मायोपिया एक कंडीशन होती है, आई डिसऑर्डर होता है जिसमें पास की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। मैं चश्मा लगा रहा हूँ, मुझे मायोपिया है क्योंकि मुझे दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है पर पास का दिख पाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है मायोपिया। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो जो लाइट रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से, एक इमेज, ऑब्जेक्ट से एक रेज निकल के आती हैं इमेज बनाने के लिए, वो हमारी आईज में ऐसे गई और जाने के बाद बनानी चाहिए थी उसको यहाँ पर इमेज, जो हमारी फोविया सेंट्रलिस है या मैक्यूला लुटिया है या येलो स्पॉट है, यहाँ पे बनानी चाहिए थी इमेज, पर उसने क्या करा, इमेज बना दी यहाँ पे। तो बात बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट पे इमेज नहीं बन रही है तो क्या दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा, तो मायोपिया हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए लेंस यूज किया जाता है। अब लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस, तीसरा भी समझेंगे पर अभी यहाँ पे दो ही प्रकार समझते हैं। एक भाई कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉनकेव लेंस हो गया। ये दो लेंस होते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। अब इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो गाली तो नहीं दे सकता, बच्चे हो, दूंगा भी नहीं, देता भी नहीं मैं गाली। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बात समझा देता हूं, कॉनकेव ऑलवेज हैव अ केव। गुफा कैसी होती है? ऐसी होती है ना, अंदर की तरफ को ऐसे झुकी हुई, तो कॉनकेव ऑलवेज हैज अ केव। तो कॉनकेव से क्या समझे आप कि भाई ये केव, एक ये केव और ये लेंस बन गया। कॉनकेव ऑलवेज हैव अ केव एंड कॉन्वेक्स तो फिर आप बना ही दोगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस हमारे डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है हमारे कन्वर्जिंग लेंस। ये ऐसे रेज आई, ये ऐसे कर दी, ये ऐसे रेज आई, ये ऐसे कर दी, ये लेंस ये काम करते हैं। यहीं पे डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस है, ये क्या करते हैं? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से सीधा चला गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। रेज आ रही, रेज ऐसे आई, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई और उसने ऐसे कर दी। कहीं कॉनकेव लेंस में रेज आई, लेंस से टकराई, उसने डाइवर्ज कर दी। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये क्या करता है? रेज को डाइवर्ज कर देता है लेंस पे और फिर वो लेंस और कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल तरीके से एकदम फोविया सेंट्रलिस पे जाके इमेज बना देती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कंडीशन भी समझ ली और लेंस भी समझ लिया। नाउ नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इट्स शेप। जो हमारी आई है उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए एक पार्ट पूछ रहा है, वो कौन सा पार्ट है जो उसकी शेप को मेंटेन करता है? तो उस पार्ट का नाम है विट्रस ह्यूमर। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे आई के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, ये पूरी आई है, दिस इज अवर आई। अब इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट इस ह्यूमर, इस जेली लाइक सब्सटेंस ने कंटेन कर रखा है, जिसके कारण हमारी आई बॉल की, हमारी आई की शेप मेंटेन रहती है। अब देखिए ना, अगर ये पूरा एक रियल स्ट्रक्चर है आई का, ये पूरा एक विट्रस ह्यूमर है। क्या है? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज द सब्सटेंस विच हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अवर आई। अगर ये सब्सटेंस निकाल देंगे तो आई क्या पिचक जाएगी, तो ये पूरी हमारी शेप को मेंटेन करता है हमारी आई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रस ह्यूमर ना, ओके। नेम द लेंसेज व्हिच इज यूज्ड टू करेक्ट। अभी हमने समझा मायोपिया, हमने समझ लिया, हाइपरमेट्रोपिया भी समझते हैं। पहले समझते हैं एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म, वहाँ पे जी लगाना भूल गए थे, सॉरी। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में लाइट रेज आई ऑब्जेक्ट से निकल के और वो इमेज, मल्टीपल इमेज बना देती है। वो क्या करती है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करके एक मल्टीपल इमेज बना देती है। ठीक है, मल्टीपल इमेज बनाने की वजह से धुंधला दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। अब सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल लेंस एक तरीके से बाइफोकल लेंस होता है। क्या होता है? बाइफोकल लेंस।
ये हमारे दोनों लेंस से मिलके बना होता है भाई, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। ये सिलेंड्रिकल लेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाइट रेज आई और ये हमारी बिल्कुल फोविया सेंट्रलिस पे इमेज बना देती है। जबकि एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में क्या हो रहा था, रेज आई और इसने मल्टीपल इमेज बना दी। मल्टीपल इमेज बनाने से कुछ भी नहीं दिख पाता था, तो इसलिए बाइफोकल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया गया, जिससे वो इमेज प्रॉपर बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस था और ये है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स दूर का सही दिखेगा, साइटेडनेस दूर का सही दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मायोपिया छोटा वर्ड है, पास का है, हमें दिख पा रहा है। मायोपिया छोटा वर्ड है, पास का हमें दिख पा रहा है। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है, दूर का हमें दिख पा रहा है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप अपनी समझदारी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज तो सही दिखती है, पास की चीज हमें बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, रेज आई, ये हमारी रेज आई इमेज से और ये हमारी इसको फोविया सेंट्रलिस को पास करते हुए आई के पीछे बनने लगी इमेज, बिल्कुल पीछे। पर इससे क्या हुआ, नहीं भाई दिक्कत की बात हो रही है, पास का हमें दिख भी नहीं पा रहा है, ठीक है, हम पढ़ नहीं पा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, 100 बातें हो रही हैं देश भर की। तो फिर इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने के कारण क्या हुआ भाई, ये रेज आई उसने ऐसे कर दी, रेज आई उसने ऐसे कर दी, उससे क्या हुआ, ये रेज आई कन्वर्ज करी, रेज आई कन्वर्ज करी, कन्वर्ज करने के बाद ये कन्वर्ज होती चली गई और फोविया सेंट्रलिस पर फाइनली जाके इमेज बना दी। इतनी बात क्लियर हो गई। वरना क्या कहाँ बन रही थी इमेज, यहाँ बनने से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो इमेज इसने यहाँ बना दी कॉन्वेक्स लेंस यूज करके, ठीक है। अब आप आंसर दे सकते हैं कि भाई कौन सा लेंस यूज हो रहा है। एस्टिग्मेटिज्म में यूज हो रहा था हमारा सिलेंड्रिकल लेंस, मायोपिया में यूज हो रहा था हमारा कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में हमारा यूज हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। चलो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द रेटिना, अभी हमने समझा कि भाई जो हमारी आई है उसकी ये सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना है, सबसे अंदर वाली, और यहाँ पे रीजन पूछ रहा है वो मोस्ट सेंसिटिव। तो जहाँ पे इमेज बन रही है वही मोस्ट सेंसिटिव रीजन हुआ। इमेज कहाँ पे बन रही है, येलो स्पॉट कह लो इसको, या तो येलो स्पॉट, कई सारे नाम है इसके, येलो स्पॉट जनरल भाषा में, या फिर फोविया सेंट्रलिस या मैक्यूला ल्यूटिया, और फिर मैक्यूला लुटिया। ये 3 नाम है एक ही चीज के, काम एक नाम अनेक, ठीक है। फोविया येलो स्पॉट, फोविया सेंट्रलिस एंड मैक्यूला लुटिया। तो इसमें भी पूछा मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द रेटिना, फोविया सेंट्रलिस और मैक्यूला लुटिया, ठीक है। मैक्यूला लुटिया, नेम द पार्ट ऑफ द रेटिना ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज फोकस फॉर क्लियरेस्ट विजन। अरे डबल हो गया क्या, पार्ट ऑफ द रेटिना विच ऑब्जेक्ट इज फोकस, सेम आंसर है भैया, सॉरी अलग अलग भाषा में अलग अलग क्वेश्चन बन गए ये, पर नाम इनका एक ही है। इसका भी येलो स्पॉट आंसर। चलो, नेम द रिसेप्टर विच हेल्प्स इन द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। रिसेप्टर बताने हैं जो टेस्ट के सेंसेशन देते हैं। रिसेप्टर है हमारे सेंसरी पेपिले, जगह बता देते हैं इनकी। तो हमारी जो जीभ होती है, टंग के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, पेपिलेज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेंसरी पेपिलेज बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, या टेस्ट बड्स के लिए। ये टेस्ट के रिसेप्टर हैं, इसलिए इनको एक नाम भी दिया गया, नाम दिया गया सेंसरी पेपिले, क्योंकि ये टेस्ट को सेंस कर रहे हैं और ब्रेन तक भेज रहे हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे सेंसरी पेपिले, ये छोटे ये सेंसरी पेपिले हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, समझ जाना। तो these are the sensory papillae which sense the taste. Next question. The fluid which conveys the vibration of sound in the cochlea and semicircular canals.
अभी हमने उसमें समझा था ऑडिटरी नर्व वाले, उसमें एक डायग्राम था। तो जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल में ट्रेवल करती हैं। क्या मीडियम है ट्रैवल करने का? वो मीडियम है, ये फ्लूइड है, वो मीडियम ये फ्लूइड है, इसका नाम है एंडोलिम्फ। Endolymph is the fluid which conveys the vibration of sound in the cochlea and the semicircular canal. क्लियर हो गई क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When does the two testicle begin to descend? ठीक है, during early and middle fetal life testicle located, छोड़ो। अब आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, लड़कों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए, कोई काम कर लो तो रोक दीजिए, ये देखिए और अब मेरी तरफ देखते रहना। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए फिगर देखिए, ध्यान से इस फिगर को देखिए, क्या समझ आ रहा है? लड़कों का ही पार्ट है, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब जन्म के, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जन्म से पहले जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस द मेन सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन गैमीट, मेल गैमीट बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस आर द रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एक नवजात शिशु के, जो पैदा नहीं हुआ है, मतलब एक फीटस के एब्डोमिनल में प्रेजेंट होते हैं ये टेस्टिस। कब? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। अब माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है, तो 7वें महीने में, मतलब 2 महीने जन्म से पहले 7वें महीने में ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैनाल से निकल के, एब्डोमिनल कैविटी से निकल के इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम सैक में पहुंच जाते हैं। फिगर के थ्रू समझते हैं कि प्रेगनेंसी का टाइम है 9 months, pregnancy time is 9 months, प्रेगनेंसी टाइम 9 months है। तो 7th मंथ में 2 month प्रायर टू दी बर्थ, जन्म से 2 महीने पहले 7th मंथ में ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये टेस्टिस हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब जन्म से 2 महीने पहले ये टेस्टिस यहां से निकल के इस स्क्रोटम सैक में पहुंच जाते हैं। टेस्टिस कैविटी से निकल के, एब्डोमिनल कैविटी से इस कैनाल के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? स्क्रोटम में चले जाते हैं। ये जो कैनाल है, इस कैनाल का नाम है इंग्विनल कैनाल। एब्डोमिनल कैविटी से इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस कहाँ चले जाते हैं? स्क्रोटम में, ठीक है। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस आर दोज विच आर प्रेजेंट इन द इंग्विनल कैनाल और द एब्डोमिनल कैविटी, and the descended testicles are those testicles which are descended through the inguinal canal from the abdominal cavity to the scrotum, ठीक है, through the, from the, to the। ये बात आपको क्लियर हो गई? स्क्रोटम में चले गए, कहां से गए? एब्डोमिनल कैविटी, किसके थ्रू गए? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि भाई 7 महीने तक तो टेस्टिस अंदर रहे एब्डोमिनल कैविटी में, 2 महीने में, उन 2 महीने में ये टेस्टिस बाहर आ गए स्क्रोटम सैक में। ऐसा क्यों होता है? तो जन्म से पहले इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जब जन्म होता है उसके बाद प्रक्रिया होती है, फिर एक जब प्यूबर्टी एज आती है किसी भी बच्चे की, तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर ये टेस्टिस अंदर ही होते तो 2 डिग्री वाला टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये रचना है कि भाई टेस्टिस बाहर ही रहेंगे, 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में जानोगे तो समझोगे भगवान ने क्या बढ़िया चीज बनाई है। अरे वाह, ठीक है। तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ गई कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है,
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं। व्हेन डज द टू टेस्टिकल बिगिन टू डिसेंड? 2 months प्रायर टू द बर्थ, ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल फीटल लाइफ द टेस्टिस आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। अब रीजन पूछ लेगा कि भाई 2 महीने पहले इंग्यूनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस स्क्रोटम सैक में क्यों आते हैं, या स्क्रोटम सैक में ही क्यों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? तो द आंसर इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर द टेम्परेचर विच इज 2 डिग्री लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सो द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। कि भाई 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो वो बाहर रहते हैं। बात क्लियर आ गई? इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक पे। ये टॉपिक जो समझाया है मैंने, इसका टेस्टिस का, डिसेंडिंग का, ये टॉपिक जो समझाया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी है यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मेल सेक्स हार्मोन? भाई मेल सेक्स हार्मोन का सोर्स क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस और लेडिक सेल ऑफ द टेस्टिस आर द सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं कि भाई टेस्टिस में फिगर है। हाँ चलो समझा देते हैं दोबारा से, जो नया होगा इस वीडियो में। क्या है कि जो हमारा टेस्टिस है उसमें मेल सेक्स हार्मोन बनता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स में मेल सेक्स हार्मोन बना, मेल गैमेट बना इंटरस्टिशियल सेल्स में, फिर उसको मोटिलिटी और एक तरीके से मैच्योरिटी के लिए, अब ये इस वही बात होती है जो पिछली वीडियो में भी कहा था कि पैदा कहीं हुआ पला बड़ा कहीं। आप पैदा तो हॉस्पिटल में हुआ, पले बड़े अपने घर पे। इसी प्रकार स्पर्म का भी काम है, वो पैदा तो कहाँ हुआ? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स में टेस्टिस के, पर उसकी जो मैच्योरिटी हुई, उसकी मोटिलिटी वगैरह गेन हुई, वो कहाँ पे हुई? एपिडिडाइमिस में। तो यहाँ से बनने के बाद वो यहाँ से एपिडिडाइमिस में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? यहाँ पे बना इंटरस्टिशियल सेल्स में, कहाँ चला गया? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में चला गया, यहाँ पे उसने मैच्योरिटी गेन करी। मैच्योरिटी गेन करने के बाद जब उसकी टाइम हो गया कि भाई अब निकलो, तो वो यहाँ से अपना बाहर निकल गया। ये बात क्लियर हो गई? इस पर ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेम द प्रिंसिपल हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन हमारा हेल्प करता है? तो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो मिल्क के सिक्रेशन को हेल्प करता है हमारी मदर्स में। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन पे पूरा डिटेल में समझेंगे हम लॉन्ग आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइटोकॉन्ड्रिया इन द मैच्योर स्पर्म सेल्स आर फाउंड इन। आंसर गलत, ये गलत आंसर है। रिपीट, सॉरी। आप समझिए, स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल में 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये 3 पार्ट होते हैं। तो मिडल पीस में ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है स्पर्म को? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, आगे है एक्रोसोम, ये केमिकल है। ठीक है, बचा क्या? मिडल पीस। मिडल पीस में एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में प्रेजेंट होता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए पूरा कि भाई स्पर्म है, स्पर्म सेल, फ्रंट में आता है एक्रोसोम जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, एक केमिकल होता है यहाँ पे, वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है ओवम के अंदर। फिर आता है न्यूक्लियस, फिर आता है सेंट्रियोल, ये पार्ट हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिडल पीस, इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर ये होता है हमारा एक्सियल फिलामेंट, ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्म सेल क्लियर। नेक्स्ट, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें 3 तरह के ग्लैंड होते हैं जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम है PSC, P फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, S फॉर सेमिनल वेसिकल्स एंड C फॉर कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया। चलो, तो ये पार्ट जो है ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या होता है ये सब हम लॉन्ग आंसर में करेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं, ये शॉर्ट आंसर की वीडियो है। ये एक रिवीजन है, वो एक सुपर रिवीजन है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
इसके बाद ये जो ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स। 2 ग्लैंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये समझ लीजिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ऊपर सेमाइनल वेसिकल्स, और ये नीचे चलेंगे जब यहाँ पे नीचे चलेंगे प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल्स, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये है कॉपर्स ग्लैंड, और इनको क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक तरीके से कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कोई कंफ्यूजन? PSC, P फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, S फॉर सेमाइनल वेसिकल्स एंड C फॉर कॉपर्स ग्लैंड। फंक्शन इनका बाद में समझेंगे लॉन्ग आंसर में। नेम अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेल्सएप। सेल्सएप से कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि ये क्वेश्चन था भी कोई। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। क्या 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक की बात करें तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस कंडीशन में जो हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा होती है, और सेल के बाहर, एक सेल की बात चल रही है, एक सेल को जब किसी सॉल्यूशन में डाला तो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उस सेल से बाहर तो ज़्यादा है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन की जो हमारा सॉल्यूशन मींस वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट की बाहर ज़्यादा है और अंदर पानी की ज़्यादा है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि पानी का धर्म क्या है। पानी का क्या धर्म है? तो पानी का धर्म है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे वो कम की तरफ जाएगा हमेशा, ये पानी का धर्म है। तो यहाँ पे भी समझिए, इस कंडीशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, मतलब बाहर सॉल्यूट में सॉल्यूशन नहीं है, खाली सॉल्यूट है। तो इसमें क्या होता है, पानी अंदर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। क्या? सेल के अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो सेल हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, पानी का धर्म क्या है? ज़्यादा से कम की तरफ जाना। अब इस कंडीशन में क्या है, बाहर तो सॉल्यूट ज़्यादा है पर अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइसो मीन सेम, अंदर भी नॉर्मल बाहर भी इक्वल सॉल्यूट, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई मूवमेंट नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, फ्लैसिड नहीं होगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट अंदर ज़्यादा है और सॉल्वेंट मतलब वाटर बाहर ज़्यादा है। एक ये बीकर है, इसमें सेल है, यहाँ पे हाई सॉल्यूट है और यहाँ हाई वाटर है। अब पानी का धर्म है ज़्यादा से कम की तरफ जाना, यहाँ पे ज़्यादा है अंदर कम है, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ चले जाएगा और ये सेल मोटा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन में ये पानी है, यहाँ पे क्या है, हाई वाटर, और यहाँ क्या है, हाई सॉल्यूट है, अंदर हाई वाटर है, तो हाई वाटर अंदर से बाहर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। टर्बिडिटी फ्लैसिडिटी यहीं से डिफाइन होंगे, टर्बिडिटी एंड फ्लैसिडिटी यहीं से डिफाइन होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब उसने क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन पे समझते हैं। उसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, अब दिमाग लगेगा यहाँ पे। नेम ऑफ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन ऑफ सेल सेप। सेल सेप मीन सेल के अंदर की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन पूछ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल सेप से। इसमें क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है, सेल सेप से ज्यादा किसकी है, हाइपरटोनिक की बेटा। हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेल सेप से ज्यादा है, तभी वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, नेम द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। डार्क और लाइट रिएक्शन समझना है। अब 2 रिएक्शन होती हैं प्लांट्स में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। वो पूछ रहा है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है।
तो लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन होती है हमारी थैलाकॉइड्स में, थैलाकॉइड्स होती हैं यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन होती है, क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है थैलाकॉइड्स में। और स्ट्रोमा में हमारी होती है डार्क रिएक्शन, क्या होती है, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन, थैलाकॉइड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें, चलो आगे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाला है। नेम द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके फेज पूछ रहा है। तो 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटेल फेज। ये 4 फेज होते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटेल फेज। अभी नाम याद कर लीजिए, इसको डिटेल में लॉन्ग आंसर में करेंगे। अब आप ये मत कहना भैया तो सारे लॉन्ग आंसर में करवाएंगे, तो बेटा रिवीजन चल रहा है, एक तरीके से चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। शॉर्ट आंसर मीन्स we will have to stick to the short answer only and long answer means we will have to stick to the long answer concept only। means कि शॉर्ट आंसर को अगर अच्छे से डिफाइन करना है उसको ही इलैबोरेट, भाई नंबर के हिसाब से ही तो लिखोगे। अब मैं शॉर्ट आंसर समझा रहा हूँ एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। यही 1 नंबर का क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, मतलब वो पूछेगा बस डिफाइन मेंस्ट्रुअल फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें आप खाली नाम लिख के आएंगे तो आप ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप पूरा अच्छी तरीके से समझा के आएंगे 5 नंबर के हिसाब से तो आपकी समझदारी है। तो यही समझदारी मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं शॉर्ट आंसर की लेवल का करवा रहा हूँ जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो, फिर हम लॉन्ग आंसर करवाएंगे। लॉन्ग आंसर में फिर मैं ये सोच के बैठा रहूँगा, लॉन्ग आंसर में जब करवाऊंगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाऊंगा कि आपको 4 फेज के नाम पता है, वहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा एक एक करके कि ये 4 नाम है, ये होता है, ये होता है, नहीं, नाम पता होना चाहिए। एक फ्लो में चलेंगे डिफाइन करते हुए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम में कोई मजाक नहीं है। सिंपल सी बात है, सीधा कहना, साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है। पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन बतानी है। एक हार्ट का डायग्राम समझते हैं क्या होता है। ब्लू कलर में जो शो हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, ये आपको बचपन से पता ही है, पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन से ये मात्र एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। पल्मोनरी वेन से जब ब्लड आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आया और वो ब्लड कहाँ गया, यहाँ से ट्रेवल होके इस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। यहाँ से ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल के थ्रू यहाँ गया और यहाँ से वो चला गया बाहर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब पल्मोनरी वेन्स का पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बाइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन। तो बाइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वॉल्व होती है इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, बीवी, बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। और वॉल्व की बात करें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये एक वॉल्व है, ठीक है। फिर ये है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी में और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है पल्मोनरी वॉल्व है। इसको छोड़ो, मेन क्या है, ये 2 वॉल्व है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। टीवी बीवी, टीवी बीवी, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई, मुंह थक गया।
चलो, नेम द फॉलोइंग द सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल। भाई जो हमारा नर्व सेल होता है उसकी सेल बॉडी का क्या नाम है? एक्सॉन। अब इसका आंसर आपको मेरे से पहले देना है, नेक्स्ट वाले का। द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ मीन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। उस वैक्सी लेयर का नाम बताना है जो लीफ पे प्रेजेंट होती है, जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अब आपने केले का पत्ता देखा होगा, अरबी का पत्ता देखा होगा, उस पर एक वैक्सी लेयर होती है, उसको घिस के देखना, एक वैक्स सा निकलेगा। वो वैक्सी लेयर क्या करती है? ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है। अब केले का पत्ता लेना, उस पर आप पानी छिड़कना, पानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएगी मोती जैसी, ठीक है? कभी करके देखना, केले का पत्ता, अरबी का पत्ता लेना, उस पर ऐसे पानी छिड़कना, एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है? वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। वो पानी इतना बढ़िया लगता है, मैं तो बहुत खेलता हूँ उस पर, मतलब पानी छिड़का और फिर माइक्रो शॉट से, वो मैक्रो कैमरा से शॉट लेता हूँ, बढ़िया, इतनी बढ़िया फोटो निकल के आती है, मतलब मोती जैसा दिखता है पानी, ठीक है? तो वो छोड़ो उस बात को। तो वैक्सी लेयर का नाम बताना है, उस वैक्सी लेयर का नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस व्हिच इज मीन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस, ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए भैया आपको। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। अब जो बच्चे लास्ट वीडियो में थे, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, वो एक हमने पेस्टिसाइड पढ़ा था। जिसको पता है अभी वीडियो पॉज करके उस पेस्टिसाइड का नाम लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से, तुरंत। जो हमने एक पेस्टिसाइड पढ़ा था नॉन बायोडिग्रेडेबल, उस पेस्टिसाइड का नाम लिखिए फटाफट से लिखिए, टाइम नहीं। जो उस वीडियो में थे, वीडियो पॉज करके फटाफट से नाम लिखिए। उम्मीद करता हूँ नाम लिख लिया होगा, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मैं देख नहीं सकता। तो उसका नाम था DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या थी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। क्लियर इतनी बात? ये आपको आता है क्योंकि पिछली बार करा था। तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इन एन इंडिविजुअल। अब कोई भी एक जीन है जो ट्रांसफर होकर आया, आप कहते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन की बात चल रही है, फिनोटाइप। इसका आंसर है फिनोटाइप। मैं समझा देता हूँ क्या होता है फिनोटाइप, ठीक है? अब आपके जो पापा की शक्ल है, कभी कोई कहता है ना कि बेटा आप अपने पापा की शक्ल की हो, बेटा आप अपनी मम्मी की शक्ल की हो, बेटा आपके बाल पापा के जैसे हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये जीन के थ्रू हो रहा है। ये जीन अपना एक एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। तो जो वो फिजिकल एक्सप्रेशन है कि बेटा पिताजी की तरह दिख पा रहा है, एक जीन ने अपने आप को वो करा है, एक्सप्रेस करा है। एक बाप का जीन एक बेटे में एक्सप्रेस हुआ है, तो उस फिजिकल एक्सप्रेशन को फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इन एन इंडिविजुअल, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल। जब हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन में हमने क्या पढ़ा था? रीअब्जॉर्प्शन, टैबुलर सिक्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये हमने 3 यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेप समझे थे। उसमें हमने सुना था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। इफेरेंट आर्ट्रियोल और एफेरेंट आर्ट्रियोल जब निकल रहा था, तो इफेरेंट आर्ट्रियोल अंदर आके एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। उस नॉट लाइक स्ट्रक्चर को ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। वहां पे क्या हो रहा था? ये बोमेन्स कैप्सूल और यहां पे ये आर्टरीज आई, एक मिनट, बोमेन्स कैप्सूल और यहाँ पे आर्टरी आई और ये बाहर निकल गई। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। नॉट लाइक स्ट्रक्चर था वो कैपिलरीज का बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा? ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, एक्सॉन, क्यूटिकल, DDT, फिनोटाइप, ग्लोमेरुलस। आंसर लिख लीजिए फटाफट से। चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया? चलो। नेम द सेल्स ऑफ islets of Langerhans and also name the hormone which they secrete. इसको हम तरीके से समझेंगे। islets of Langerhans। अब islets of Langerhans प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो पेनक्रियास होता है,
लिवर के बिसाइड प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है। पैनक्रियास इज एन ग्लैंड। अब उस ग्लैंड से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के हार्मोन निकलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो हमारा पैनक्रियास है उससे एंडोक्राइन भी निकलते हैं और एक्सोक्राइन भी। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से एंडोक्राइन हार्मोन जो निकलते हैं पैनक्रियास से, एंडोक्राइन हार्मोन जो निकलते हैं वो 3 सेल के थ्रू निकलते हैं। ठीक है। अब पैनक्रियास, इसको ऐसे समझ लेते हैं बिल्कुल, पैनक्रियास में प्रेजेंट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके 3 सेल्स होते हैं बेटा। कितने सेल्स होते हैं? 3। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ये बेटा 3 सेल्स होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? अबे यार, नेम द सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड आल्सो नेम द हार्मोन द सीक्रेट। ठीक है। अरे सॉरी, तो सेल्स की बात करी थी हमने भाई। अल्फा है, बीटा है एंड डेल्टा है। ये 3 सेल्स पढ़े थे हमने। ठीक है। अब इन 3 सेल से उसने पूछा कि हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ये क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा। अब उनसे हमें हार्मोन कौन कौन सा निकल रहा है वो बताना है। ठीक है। तो अल्फा से निकला ग्लूकागॉन, अल्फा से निकला ग्लूकागॉन, बीटा से निकला इंसुलिन और डेल्टा से निकला सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। ये 3 सेल्स हैं। 3 सेल से ये 3 हार्मोन निकले। अब इसको याद करने का बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीका, ठीक है, एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसको लिख लेते हैं पहले, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। अब ध्यान से सुनना, इधर उधर मत होना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये 3 सेल्स हैं। क्या? ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन, ये 3 हार्मोन है। बिल्कुल ध्यान से समझना, मजाक नहीं। तो भाभी जी कहती हैं अपने पतिदेव से, भाभी जी अपने पतिदेव से कहती हैं, ए जी, क्या? ए जी, बेटे से कह दो इंसुलिन ले आएगा, दादाजी सोने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है। कैसे? भाभी जी कहती हैं अपने पति से कि ए जी, अपने बेटे से कह दो इंसुलिन ले आएगा, दादाजी सोने वाले। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भाई, आपसे पूछता है बोर्ड कि नेम बताओ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो आप अल्फा में इंसुलिन नहीं लिख के आएंगे। क्यों नहीं लिख के आएंगे? क्योंकि आपको एक ट्रिक बता दी गई है कि भाई अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 सेल्स होते हैं। ए जी, बेटे से कह दो इंसुलिन ले आएगा, दादाजी सोने वाले। ए फॉर ग्लूकागॉन, ए से निकला ग्लूकागॉन, ए फॉर अल्फा, जी फॉर ग्लूकागॉन, ए से निकला ग्लूकागॉन, बी फॉर बीटा, आई फॉर इंसुलिन, बीटा से निकला इंसुलिन, डी फॉर डेल्टा, एस फॉर सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा से निकला सोमैटोस्टैटिन। बात ही खत्म हो गई भैया। ए जी, बेटे से कह दो इंसुलिन ले आएगा, दादाजी सोने वाले हैं। ठीक है। ए जी, अल्फा, ग्लूकागॉन, बीटा, इंसुलिन, डेल्टा, सोमैटोस्टैटिन, बात खत्म। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बता दीजिए, अभी कमेंट कर दो। ठीक है। नेम टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसोफेगस होती है, इससे जो 2 हार्मोन निकलते हैं उनका नाम पूछ रहा है। तो वो 2 हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन।
पिछले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से तो कमेंट करके बता दो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत पूरी वीडियो देखने के लिए। बहुत मज़ा आ गया, गला सूख गया, थक गए, थके नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा लगता है पढ़ाना, मज़ा आ गया आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी फीडबैक देना चाहते हो नीचे कमेंट में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, या कोई भी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे एक फीडबैक दे दीजिए जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी गलती हुई हो मुझसे, या कोई भी एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी एक अच्छा टॉपिक पढ़ाऊँ नया सा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरे से। अगर लाइव क्लास चाहते हो, लाइव क्लास लेना चाहते हो 1-to-1 बोर्ड एग्जाम से पहले, एक अच्छे टॉपिक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, या मुझे इंस्टाग्राम पे, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आगे का जो भी करना चाहते हैं आप, 12th के बाद अगर बायो लेना चाहते हैं और उस फील्ड में क्या क्या स्कोप है वो समझना चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, पूरा स्कोप समझा देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का स्कोप है। तो क्योंकि मैंने भी जब अपनी बी फार्मा में एडमिशन लिया था तो मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि क्या करना चाहिए, BSc करनी चाहिए, MSc करनी चाहिए। बी फार्मा में एडमिशन लिया है तो कितना आगे तक क्या सोचना है। खैर एडमिशन ले लिया है, सही चल रहा है, सब मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, तो वो बात छोड़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग करनी है, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, आपका प्रेशर दूर करने की। और टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ सबके, और बस मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा। और ट्रस्ट तो एक टीचर पे करना ज़रूरी है, ट्रस्ट करिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर के साथ। वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट आंसर लाएंगे, ज़्यादा नहीं 15-20 लाएंगे। और बेल आइकन दबा दीजिए, मेरी नोटिफिकेशन जैसी वीडियो डलेगी आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।